तो हमने देखा कि जो लाइन है उस लाइन के अधिकता के कारण जो है हमारी ईंट जो है ओवरबर्न्ड पक जाएगी, ओवरबर्न्ड हो जाएगी, मतलब आवश्यकता से अधिक पक जाएगी। और दूसरा इसका शेप क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद से चौथे नंबर पे हम जो है पढ़ते हैं आयरन ऑक्साइड, IRONOXIDE, आयरन ऑक्साइड, और इसे कहते हैं Fe2O3। आयरन ऑक्साइड Fe2O3। तो ये जो क्या करता है, आयरन, देखो आयरन क्या होता है, अगर आयरन ऑक्साइड कहीं पे भी है Fe2O3, तो आयरन के कारण जो है रेड कलर होता है, रेड कलर, इसका कलर ही क्या होता है, रेड होता है। तो ये कहीं पे भी रहेगा तो उसके कारण जो कलर होगा वो रेड होगा। छत्तीसगढ़ में आप जाओगे तो आपको लाल वाली मिट्टी बहुत ज़्यादा देखेंगे, ठीक है ना। तो जगह जगह पे जो है लाल वाली ईंटें दिखे, मतलब लाल वाली मिट्टी दिखेगी, फिर जो है रेड कलर के पत्थर दिखेंगे। तो आप जो है समझ सकते हो कि जब वो उसका कलर रेड दिख रहा है तो उसमें जो है आयरन की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, और मुझे लगता है कि जिस वाली रॉक से जो अयस्क होते हैं वहाँ पे जो मिनरल होते हैं जिसे हम लोहा प्राप्त करते हैं, तो उसका भी जो कलर होता है वो भी रेड होता होगा, ठीक है ना। तो मैंने देखा नहीं है, मैं बस केवल अनुमान लगा रहा हूँ, रेड होता होगा। तो इस आयरन के कारण जो है कलर क्या होता है, रेड होता है। तो लिखते हैं, यह ईंट को RED, रेड कलर, COLOUR, कलर प्रदान करता है, या इसके कारण जो है ईंट का कलर जो है रेड होता है। जो भी आपको लाइन समझ में आए लिख लेना। तो मैं जो लिखा रहा हूँ यही लिख लो, जिसको दिक्कत हो वो अपने भाषा में लिख लेगा, बस उसमें रहना चाहिए कि रेड कलर होता है, ठीक है। और इसके बाद से ये भी क्या करता है, यह भी फ्लक्स, FLUX। अब फ्लक्स का मतलब जैसे सारे लोगों को समझ में आ गया होगा, यह भी फ्लक्स का कार्य करता है। तो इसके होने से भी टेम्परेचर क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है कम होता है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात, ये तो है ही है मेन इम्पोर्टेंट बात। और इसके बाद, और यह ईंट को IMPERMEABILITY इम्परमिएबिलिटी प्रदान करता है, ठीक है। और STRENGTH, स्ट्रेंथ प्रदान करता है, ठीक है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो है रेड कलर प्रदान करता है। तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका कलर ही रेड होता है। तो जब ये रेड रहेगा तो क्या होगा, रेड करवे करेगा। एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो उसी तरीके से ये गंदा आदमी है, इसका कलर रेड है, तो पूरे ईंट को क्या करता है, रेड कर देता है। और दूसरा, गंदा नहीं है, अच्छा है, मतलब रेड अच्छा है। फिर अब काली ईंट रहेगी तो देखने में अच्छा लगेगा, तो समझ रहे हो ना। तो इस वजह से हम इसे रेड कलर जो है डालते हैं, आयरन को डालते हैं रेड कलर के लिए। और कहीं कहीं पे देखते हो कि केवल जो है ईंट की ऐसे ही रेड कलर, ईंट मतलब जो नेचुरल कलर होता है वो वैसे ही रहता है, और उसमें खांचा बना करके और उसे छोड़ देते हैं, तो वो देखने में कितना अच्छा लगता है। तो ये ईंट जो है इसकी अच्छी है, नहीं तो हम इसका कलर चेंज करके भी बना दे सकते थे।
और दूसरा ये क्या करता है, इम्परमिएबिलिटी प्रदान करता है। अब परमिएबिलिटी मतलब सॉइल मैकेनिक्स पढ़ेंगे जब हम, नहीं यहीं पे डिस्कस करते हैं। देखो परमिएबिलिटी क्या होता है, परमिएबिलिटी होता है ना कि जैसे ये मैं ऐसे बना रहा हूँ, परमिएबिलिटी जो है ये ईंट की वह प्रॉपर्टी है, परमिएबिलिटी 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 को हिंदी में पारगम्यता कहते हैं क्या, मैं भूल गया हूँ, शायद पारगम्यता कहते हैं। तो परमेबिलिटी ईंट की वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण क्या होगा कि अगर इधर से वाटर हम डालेंगे, इस सरफेस पे हम वाटर डालेंगे तो वाटर जो है इस सरफेस से बाहर आएगा, ठीक है। तो अगर इस ब्रिक्स में परमेबिलिटी का गुण होगा तो ये वाटर इधर से इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बताओ कि हमारे लिए परमिएबल ब्रिक सही है, तो देखो हमारे लिए जो है परमिएबल ब्रिक जो है सही नहीं है, क्योंकि हमें कई सारे जो है वाटर प्रूफ स्ट्रक्चर बनाने होते हैं जिसमें वाटर का आदान प्रदान बिल्कुल ही ना हो। तो क्या है कि हमारे लिए जो ईंट होनी चाहिए वो इम्परमिएबल होनी चाहिए, यानी कि वाटर इस सरफेस से इस सरफेस पे ना आए, इधर से इधर मतलब इसका फ्लो ऐसे ना हो, या किधर से भी, या इधर से इधर इसका जो है फ्लो ना हो। समझ पा रहे हो? तो बेसिकली यही मतलब है कि वाटर का ईंट में से जो होके जाने का जो रास्ता है, ईंट में से होकर जो बहना है इसे, वो कम से कम हो। हम तो यही चाहेंगे कि बिल्कुल ही ना हो। समझ में आ रहा है? लेकिन ये संभव नहीं है कि बिल्कुल ही ना हो, मतलब रोक दिया जाए। तो हम जो है इसे कम कर सकते हैं, तो हम आयरन ऑक्साइड को मिला करके इसे हम इम्परमिएबल बना देते हैं, इम्परमिएबल। अब देखो ये इम्परमिएबल कैसे होता होगा कि इसमें सिलिका के कण होते हैं जो कि बड़े होते हैं, फिर जो क्ले के कण होते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों आपस में मिले रहते हैं, अब इनके बीच में जो है ये आयरन ऑक्साइड के कण जो है और भर जाते होंगे, तो ये और डेंस हो जाता होगा, ठीक है। एक तो ये लॉजिक है, और दूसरा ये कि उसमें जो इस ईंट में जो खाली स्थान है जो एक दूसरे से क्या है, अब देखो ये वाटर कैसे जाएगा, इसमें ईंट के सिलिका के पार्टिकल होंगे, क्ले के पार्टिकल होंगे, तो इनमें जो ये आपको दिख रहा है रास्ता, ये जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो ये आयरन ऑक्साइड मिलाने के कारण ये जो रास्ता है ये ब्लॉक हो जाता होगा, ठीक है ना। ये रास्ता क्या होता होगा, ब्लॉक हो जाता होगा, जिसके कारण जो है वाटर के आने जाने का जो रास्ता है वो रुक जाता होगा और वो इधर से इधर जो है नहीं जा पाता है, ठीक है। जा पाता है लेकिन कम जा पाता है, समझ पा रहे हो? तो मतलब ये कम कर देता है, इम्परमिएबिलिटी को और बढ़ा देता है, यानी कि परमिएबिलिटी का जो गुण है उसे कम कर देता है। ये परमिएबिलिटी और इम्परमिएबिलिटी दोनों अपोजिट है ना, तो इम्परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है और परमिएबिलिटी को क्या करता है, कम कर देता है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि आयरन जो ऑक्साइड है वो ईंट की इम्परमिएबिलिटी को जो है बढ़ा देता है या इम्परमिएबिलिटी जो है प्रदान करता है, ठीक बात है। तो इसको ध्यान में रखना है क्योंकि ये कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है, और ये जो है स्ट्रेंथ भी प्रदान करता है, तो इतना ज़्यादा ये कुछ खास नहीं है। अब आप जो है उसका रास्ता ब्लॉक कर दोगे, ये ब्लॉक कर देगा या पानी को जाने ही नहीं देगा, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी बहुत जो है बढ़ ही जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो पहला वाला लॉजिक था कि उसमें जो है ये और पैक हो जाते हैं, डेंस हो जाता है, तो डेंस होने के कारण जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाती है ड्यू टू एक्सेस EXCEWS एक्सेस ऑफ IRON आयरन OXID। मैंने आपसे डिस्कस करा था कि नहीं मुझे याद नहीं, मैंने पेविंग का एक जो है पेविंग के बारे में मैंने आपको बताया था जब हम रॉक वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो वो जो बताया था मैंने वो सही बताया था, ठीक है ना, सही था, वो बिल्कुल सही था।
तो अगर हम आयरन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ा दें तो क्या होगा? तो ये जो है क्या कर रहा था, ईंट को रेड कलर प्रदान कर रहा था। तो ईंट की जो कलर है या ईंट का जो कलर है COLOUR, ईंट का जो COLOUR, ईंट का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, DARK, डार्क, BLU ब्लू, या ब्लैकिश BLACK ISH। BLACK ISH ब्लैकिश हो जाता है। ठीक बात है। तो अगर हम ड्यू टू एक्सेस ऑफ आयरन ऑक्साइड, तो अगर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी ना, जितना हमने लिमिट रखा है, शुरू में हमने सारे की लिमिट पढ़ी थी कि इतने से इतने के बीच में रहने चाहिए, तो अगर ये सब अपने लिमिट से अधिक हो जाते हैं तो इनके लिमिट से अधिक होने के कारण जो है क्या होगा कि जो ईंट का कलर है, ये आयरन ऑक्साइड के ज़्यादा होने के कारण जो ईंट का कलर होगा वो डार्क ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, अब जो है आप सर्च मार के देख लेना कि डार्क ब्लू कलर कैसा होता है। और ब्लैकिश यानी कि देखो ये डार्क ब्लू होगा और वैसे ही और ज़्यादा होगा तो वो काला दिखने लगेगा। ठीक है, ब्लैकिश यानी कि काले जैसा। तो इन दोनों में से कोई सा भी, या इसी को कहते हैं कि ब्लैकिश हो जाएगा। अब डार्क ब्लू कैसा होता है, वो काले जैसा ही तो होता है। तो वो और जितना ज़्यादा डार्क होगा वो काला जो है, काला जैसा जो है दिखने लगेगा। तो उसी को डार्क ब्लू को ब्लैकिश कहते हैं। तो दोनों में से कोई सा भी शब्द जो है आपको एग्जाम में दिख सकता है ना। अब ये जो मेन पॉइंट है, शुरू से हम अब तक जो भी पढ़ते आ रहे हैं, इनको याद ही करना है आपको। और भाई बहाने से काम नहीं चलेगा। तो फिर बहाना करोगे तो भी मैं नहीं जानता। ठीक है, अब हमारा जो अगला है पांचवा नंबर में क्या है, मैग्नीशिया। एल्कली था, एल्कली के बाद मैग्नीशिया था, तो हम मैग्नीशिया ही पढ़ लेते हैं पहले, या एल्कली में बता देता हूँ। ठीक है, चलो एल्कली ही पढ़ लेते हैं, नहीं तो ALKALI एल्कली। एल्कली में क्या है हमारा, Na2O सोडियम ऑक्साइड, और इसके बाद फिर पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है भाई, जो भी लोग देख रहे होंगे अब वो अपने दोस्तों और मित्रों को भाई जरूर बताएंगे, क्योंकि जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, कोई भी सब्सक्राइब करता है, तो आप जो है समझ नहीं सकते हो कि मतलब कितनी खुशी होती है। वो जो मतलब यूट्यूबर है वही समझ सकता है। ठीक है, और आप जब कमेंट करते हो उसकी खुशी जो यूट्यूबर है वही समझ सकता है, आप भी नहीं समझ सकते। आप तो बस कमेंट कर दोगे, आप भले ही कुछ भी मतलब गाली मत देना, मतलब अच्छा चीज सवाल पूछोगे, क्वेश्चन पूछोगे एक टीचर से, तो उसे बहुत खुशी होती है। आप ये समझोगे कि वो सवाल का जवाब नहीं देंगे, वो अलग बात है, लेकिन उनको टीचर को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं जो है समझ सकता हूँ। तो अगर हम एल्कली की बात करें, तो मैं ये कह रहा था कि अगर मतलब जो भी देख रहा है और वो अपने दोस्तों मित्रों को जरूर बताएगा, क्योंकि मैं जो है सब्जेक्ट जो है सारे पढ़ाने वाला हूँ, ऐसे ही मतलब सब कुछ ऐसे ही चलेगा। ठीक है, तो सारा कुछ क्योंकि मुझे पढ़ाने में अच्छा लगता है, तो इस वजह से। तो देखो यार, चलो फिर कभी बात करेंगे। तो आप जो है ज़रूर मतलब बताइएगा उनको एक बार। और डेफिनेटली आप अगर कहीं पे पढ़ भी रहे होंगे ना, तो आपको वहाँ से बेटर यहाँ पे मिलेगा, वहाँ से तो ज़्यादा ही मिलेगा, इतना तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो जो एल्कली है वो क्या है, Na2O और K2O है। ठीक है, और ये क्या कार्य करता है, तो यह भी जो है कुछ हद तक जो है फ्लक्स का कार्य करता है। ठीक है, यह भी
यह भी कुछ हद मतलब कुछ लिमिट तक, कुछ हद तक फ्लक्स FLUX फ्लक्स का कार्य करता है। ठीक बात है। तो जब हम इसे ईंट में मिलाते हैं तो यही थोड़ा बहुत जो है गालक का कार्य करता है, मतलब इसके कारण भी जो है जो सिलिका है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। और अगर हम इसकी मात्रा को अधिक कर रहे हैं तो बस यही एक चीज है। और इसके बाद से ड्यू टू EXCEWS excess of alkali ALKALI ड्यू टू एक्सेस ऑफ एल्कली। तो अगर हम एल्कली की मात्रा को ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा कि ईंट में इफ्लोरोसेंस जो है उत्पन्न हो जाता है। ईंट में EFLORESENCE इफ्लोरोसेंस, और इसको कहते हैं उदात्त और फूल और आना उत्फुल्लन उत्पन्न हो जाता है। तो अगर ईंट में एल्कली हो गई, अगर ईंट में एल्कली की मात्रा ज़्यादा हो गई तो ईंट में एल्कली का रहना जरूरी है। अब ईंट के एल्कली होने से कुछ हद तक जो है ये फ्लक्स का कार्य करता है, और अगर ये ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू एक्सेस ऑफ एल्कली तो ये ईंट में इफ्लोरोसेंस का जो है यानी कि उत्फुल्लन का कार्य करता है। ठीक है। तो कई सारे जो बच्चे होंगे उनको उत्फुल्लन नहीं समझ में आ रहा होगा, और कई सारे जो है बच्चे होंगे वो गेस कर रहे होंगे कि हाँ मैं ठीक समझ रहा हूँ कि नहीं। तो आपने एक शब्द सुना होगा नोना लगना। ठीक है, नोना। अब देखो मेरे यहाँ तो यही नोना बोला जाता है, तो मैं भाई वही जानता हूँ, ठेठ भाषा बता रहा हूँ। तो नोना लगना जो है, नोना आपने नाम सुना होगा। अब नोना क्या होता है, अब नोना नहीं सुनोगे आप तो ऐसा सुनो कि आप देखोगे कि ईंट जब दीवार में जुड़ी रहती है और उस पर प्लास्टर नहीं चढ़ा रहता है, जब प्लास्टर चढ़ भी जाता है तो भी उसके अंदर अंदर क्या होता है कि ईंट का जो सरफेस होता है ना वो मतलब भुरभुरा हो जाता है। समझ रहे हो, एकदम भुरभुरा हो जाता है और वो झड़ने लगता है। समझ रहे हो। और बाकी की तुलना में जो बगल वाली ईंट होगी अगर उसमें इस वाली ईंट की तुलना में वो पूरी तरीके से सूखी होगी, अच्छा होगा, लेकिन ये इसमें जो है नमी रहती है। ठीक है, ये क्या रहती है, थोड़ा सा हल्का सा नमी रहती है, गीला रहती है, नमी रहती है, और ये इसका मतलब जिधर से भी पकड़ता है उधर से ये झड़ने लगता है, झड़ता रहता है, झड़ता रहता है, झड़ता रहता है। ठीक है, और झड़ करके गिरता है तो ये नीचे वाली ईंट पे जो है आके गिरता है। अगर नीचे वाली ईंट पे गिरता है तो इसमें भी पकड़ लेता है, इसमें भी क्या होता है, पकड़ लेता है। और अगर साइड वाली ईंट में लग जाता है तो इसमें भी पकड़ लेता है। तो इसी तरीके से पकड़ते पकड़ते पूरे दीवार में पकड़ लेता है। आपने ऐसा देखा होगा। तो उसी को कहते हैं कि ईंट में नोना लग गया है। ठीक है, ईंट में इफ्लोरोसेंस है, उत्फुल्लन उत्पन्न हो गया है। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों होता है, एक बार मैं मिटा दे रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है कि देखो हमने यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं कि ईंट में एल्कली की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, ईंट है। ठीक है, और इसके नीचे भी ईंट है, और इसके बगल में भी ईंट है, साइड में भी ईंट है, और इधर भी ईंटें हैं, मतलब ये दीवार है पूरी तरीके से, समझो। तो इस वाली ईंट में जो है नोना लग गया है, इसमें एल्कली की मात्रा ज़्यादा है, तो वो मतलब भुरभुरा हो के वो झड़ रहा है। आपने झड़ना देखा होगा, ईंट जो है झड़ जाती है पूरी, तो ये ईंटें झड़ रही है। तो इसी को कहते हैं कि उत्फुल्लन है, नोना लग गया है, या इफ्लोरोसेंस कहते हैं इसी को। अभी झड़ेगा ना तो ये नीचे वाली ईंट पे जरूर गिरेगा। तो गिरेगा तो क्या होगा, अब एल्कली है, ये क्या है, एल्कली। तो एल्कली गिर रहा है किस पे, ये नीचे वाली ईंट पे। तो नीचे वाली ईंट पे गिर के चिपका रहेगा, तो उसमें भी क्या करेगा, वो
उत्फुल्लन उत्पन्न करेगा। तो ये जो उत्फुल्लन है ना, ये मतलब छुआछूत वाला रोग है। जैसे खुजली है, ये छुआछूत वाला रोग है। तो उसी तरीके से ये खुजली है। खुजली किसके कारण होता है? खुजली एक फंगस होता है, उसके कारण होता है। और वो जो हमारी स्किन होती है, उस स्किन में उसका घर रहता है और वो जब चलता है और वो जब काटता है तो हमें खुजली होती है, समझ रहे हो? तो स्किन में घर बना के रहता है फंगस। और छोटे छोटे बैक्टीरिया भी कह लो, तो छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं तो वो स्किनों में रहते हैं। तो उसी तरीके से ये जो इफ्लोरोसेंस है, ये छुआछूत के कारण होता है। वो इस वाली ईंट पे गिरेगा तो इसमें भी पकड़ लेगा, बगल वाली ईंट में अगर चिपकेगा तो इसमें भी पकड़ लेगा। तो इसका बस केवल एक ही उपाय है कि जिस ईंट में नोना लग गया है, जिस ईंट में उत्फुल्लन है, उसको जो है काट करके और हटा दें। तो इससे हमारी दीवार क्या हो जाती है? सेफ रहती है। ठीक है? या उस ईंट को ही लगा दे। तो अगर आपका मतलब घर बन रहा होगा या किसी अगल बगल का जो भी घर बन रहा होगा, तो अगर उसमें आप ऐसी ईंट देखेंगे जिसमें इफ्लोरोसेंस है या नोना लगा हुआ है, तो उसे हटा देंगे, उसे दीवार में लगाएंगे ही नहीं। नहीं तो पूरी दीवार खराब कर देगा वो एक ईंट केवल। वही है कि फिर एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो वही है इसमें। तो ये होता है। ठीक है? तो हमारे यहाँ क्या है कि जो ईंट वाले कई सारे भट्टे हैं, तो उधर ना रेह मिलती है। रेह, आपने रेह का नाम सुना होगा। तो रेह में जो है कपड़ा बहुत अच्छा साफ होता है। तो जो रेह है ना, रेह वो बेसिकली क्या है? वो एल्कली है। इसीलिए तो कपड़ा अच्छा साफ हो जाता है। जो हम लोग डिटर्जेंट यूज करते हैं वो एल्कली नेचर का होता है। तो रे जो है कपड़ा साफ हो जाता है। तो वही रे को जो है इस्तेमाल करा जाता है, भट्टे में ये करते हैं कई सारे। तो अगर रे की मात्रा वही एल्कली की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो ईंट में जो है नोना पकड़ने लगता है। आई बात समझ में? तो समझ में आया होगा आपको। अब हम जो है मैग्नीशिया पढ़ रहे थे, तो मैग्नीशिया वाला जो है हमने कहा था कि बाद में पढ़ेंगे। तो MAGNESIAMGO, मैग्नीशिया। अब मैग्नीशिया का जो मैंने बताया, Mg जो होता है, इसका परमाणु क्रमांक जो 12 होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो ये ईंट को क्या करता है कि यह ईंट को जो है ईंट को पीला कलर जो है प्रदान करता है। ठीक है? यह ईंट को पीला, पीला यानी कि येलो, येलो कलर, येलो कहाँ है? COLOUR, येलो कलर प्रदान करता है। तो ये क्या कहता है? इसके कारण जो ईंट है, ईंट का जो कलर है वो येलो कलर का होता है, पीला कलर का। और ये जो है संकुचन को कम करता है। ईंट के संकुचन, संकुचन यानी श्रिंकेज, संकुचन SHRINKAGE, श्रिंकेज को कम कम करता है। तो इसके कारण जो ईंट है उसकी जो संकुचन है, श्रिंकेज है, वो क्या होती है? कम होती है। ठीक है? और इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि अगर इसकी मात्रा जो है ज्यादा हो जाए, इसकी मात्रा अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? ठीक है? तो ड्यू टू EXCESS, excess of due to excess of MAGNE, magnesia,
तो अगर हम ईंट में मैग्नीशिया की मात्रा को अगर हम बढ़ा देंगे या ज़्यादा हो जाएगी तो ईंट का कलर जो है कैसा हो जाएगा। तो इसकी मात्रा ज़्यादा होने से ईंट का कलर जो है COLOUR कलर येलोइश YELLOWISH येलोइश हो जाता है। तो ईंट का कलर जो है येलोइश हो जाता है, मतलब और पीला हो जाता है। ठीक है। और इसके बाद से ईंट का जो है ईंट का DECAY। अब डीके का मतलब नहीं समझ में आता तो इसका मतलब समझ में आएगा। ठीक है ना। ये छतरी छ है, छ ये क्षय होने लगता है। तो अगर ईंट में मैग्नीशिया की मात्रा ज़्यादा हो गई तो ईंट का क्षय होने लगेगा और दूसरा जो है ईंट का डीके होने लगेगा। डीके यानी कि सॉरी ईंट का कलर येलोइश हो जाएगा और ईंट का जो है क्षय होने लगेगा यानी कि डीके होने लगेगा। ईंट जो है धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। ठीक बात है। तो ये जो है मैग्नीशिया के कारण होता है। तो हमने जो हमारे सारे इंग्रेडिएंट थे तो उन सारे इंग्रेडिएंट के बारे में जो है अच्छी तरीके से जो है पढ़ लिया है कि उनका जो है कार्य क्या क्या है। ठीक बात है। तो यहाँ से हमने शुरू करा था, कहाँ गया, यहाँ से इंग्रेडिएंट और इंग्रेडिएंट की हमने मात्रा देखी किस अनुपात में होनी चाहिए। फिर एक एक के बारे में पूरे अच्छे तरीके से जो है हमने सारे को जो है पढ़ा है। तो हाँ, मुझे नहीं पता कि आप लोग नोट्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। अगर कोई नोट्स बना रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बना रहा है तो ये जो है ये आप से ले सकते हो। तो हमने सारे को जो है ख़त्म कर लिया है। अभी टाइम है तो अभी इसको रहने देते हैं। ठीक है। तो इसको हम यहीं पे रहने देते हैं और हम अगले वीडियो से और अच्छे तरीके से शुरुआत करेंगे। अच्छे तरीके से नहीं, मतलब अगला वीडियो हम बनाएंगे। तो ये हमारे जो ईंट के सारे इंग्रेडिएंट थे वो सारे के सारे हमने पढ़ लिए हैं। और देखो अभी तक इस ईंट वाले चैप्टर में अभी तक जितना हमने सारा कुछ पढ़ा है वो सारा कुछ जो भी मैंने आपसे कहा है कि याद करना है वो सारा कुछ जो है आपको याद करना है। जैसे ये डीके वाला क्वेश्चन है, ये डीके होने लगता है तो आपको हल्का लग रहा, हल्के में ले रहे होगे कि इसका मतलब डीके होने लगता है, लेकिन मैग्नीशिया के कारण जो है एक्सेस मैग्नीशिया के कारण डीके होने लगता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक्सेस मतलब जो भी मैंने लिखा है ड्यू टू एक्सेस ऑफ ये, ड्यू टू एक्सेस ऑफ ये, तो उसका मतलब एक ही लाइन है या तो दो लाइन है। तो वो एक ही और दोनों लाइनों को आपको याद कर लेना है, वो हल्के में नहीं लेना है। जब आप क्वेश्चन लगाओगे ना तब आपको समझ में आएगा। तो आप चलो हम किसी और किसी मतलब अलग वीडियो में बात करेंगे इसके लिए मैं भी बताऊंगा तो टाइम बर्बाद होगा। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो भी मैंने सारे कुछ अभी तक जो है भी हमने पढ़े हैं साइज से लेकर के और इंग्रेडिएंट से लेकर के और उनके बारे में जो भी ये सारे इम्पोर्टेंट है और इन सबको जो है आपको याद रखना है। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो आपको याद करना ही पड़ेगा और उसके अलावा जो है कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है। तो अगर मतलब जो भी लोग देख रहे होंगे मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने दोस्तों से, मित्रों से या उनके जो जूनियर होंगे या उनके जो सीनियर होंगे उनसे एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो क्योंकि जब मैं बता नहीं सकता मतलब कितनी खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। और जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना मज़ा और आएगा और एक एनर्जी मिलती है, लगता है कि नहीं लोग देख रहे हैं तो चलो इनके लिए ही करो। आपको मैं बताता हूँ
मैंने जब शुरू किया था तो केवल एक ही लड़का देखता था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। और वो जब कमेंट कर देता था तो मैं बैठा रहता था या सोया रहता था, तो पता नहीं क्या मुझ में एनर्जी आ जाती थी, मुझे अच्छा लगता था, मैं उठ के और फिर से मतलब वीडियो बनाने लगता था, क्योंकि वो लड़का देखता था और वो बोलता था कि मुझे इस चैप्टर का चाहिए, इस चैप्टर का चाहिए, इस चैप्टर का बताइए। तो मैं वो बताता जाता था, वो कमेंट करता जाता था, ऐसे होता था। और ज़्यादा लोग नहीं, अभी भी नहीं है, और उस टाइम भी मतलब ज़्यादा लोग नहीं थे, तो बहुत अच्छा लगता है। एक ही लोग देखते हैं तो लगता है कि नहीं चलो देख तो रहा है कोई। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि आपने जो है अपने दोस्तों को, जूनियर और सीनियर सबको बता दिया है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।